नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने बिहार में रोजगार सृजन एवं उद्यमी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों कार्य किए। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, सामाजिक कार्यकर्ता ऋतुराज सिन्हा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? देखिए, मैं बिहार का एक लड़का हूँ, सामान्य सा पटना में पला बढ़ा। शुरुआती समय में डॉन बॉस्को स्कूल है दीघा में, वहाँ पे पढ़ाई हुई। लेकिन 90 का दशक कुछ ऐसा रहा बिहार के लिए कि अपहरण उद्योग बन गया, एक वातावरण गड़बड़ाने लगा बिहार में, और हम जैसे कई बच्चों को 90 के दशक में मजबूरन परिवार ने बाहर भेजने का निर्णय किया, बिहार से बाहर पढ़ने के लिए। तो उस क्रम में कष्ट भी हुए कि परिवार को एक कम उम्र में छोड़ के बाहर जाना पड़ा। पर हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ जीवन में कष्ट झेला तो कुछ फायदे भी हुए। जैसे पहली बार दून स्कूल देहरादून में जाकर पढ़ने का बोर्डिंग में अवसर मिला। दून स्कूल में बड़े बड़े लोग, राजीव गांधी, इस तरह से बड़े बड़े जो है बहुत महत्वपूर्ण लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आगे की पढ़ाई लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। फिर जो है मैं लंदन बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, उससे मैंने पब्लिक लीडरशिप का क्रेडेंशियल किया। तो ये पूरी मेरी पढ़ाई की यात्रा है। सर, आप ये बताएं कि दून स्कूल यूएस और हार्वर्ड से शिक्षा प्राप्त करके आपने लंदन के लिए एक विश्व स्तरीय बैंक में काम किया। तो कैसा अनुभव रहा आपका और भारत आने का मन फिर कैसे बना आपका? देखिए सर, बताए तो उस समय एक ट्रेंड था लेट 90s अर्ली 2000 में कि जिसकी पढ़ाई लिखाई बाहर हो जाती थी देश के, सारे बच्चे प्रयास करते थे कि वहीं पे कोई बढ़िया जॉब या कुछ करियर अपना कर ले। मैं भी उनमें से एक था। फिर कुछ समय काम करने के बाद लंदन में बात समझ में आई कि यहाँ पे अंग्रेजों के देश में मैं हमेशा एक सेकंड ग्रेड सिटीजन ही रहूंगा। और ये बात भी समझ में आई कि जो दुनिया है, दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड इस अर्थव्यवस्था का, ग्लोबल जीडीपी का अगर सुनहरा इतिहास और वर्तमान था 2001 में, तो भविष्य स्पष्ट रूप से इंडिया और चाइना था। तो एक मन में बात थी कि चलिए वापस इंडिया चल के कुछ करेंगे। और सिक्योरिटी का एक बिजनेस पिताजी ने खड़ा किया था काफी मुशक्कत से, तो वापस आके फिर उसमें लगा और 20 वर्षों तक लगातार मैंने उस क्षेत्र में काम किया है। मुझे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ काम किया, ये सौभाग्य रहा। और इसका फलस्वरूप ये रहा कि हमने एक $1 बिलियन की कंपनी बनाई। आज 10,000 करोड़ से अधिक की कंपनी है। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि देश की 6ठी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की रोजगार देने वाली कंपनी बनी। 2,60,000 से अधिक लोग आज हमसे जुड़े हैं डायरेक्टली, जिसमें कि 32,000 तो बिहार के ही लोग हैं। उसके अलावा एक मल्टीनेशनल कंपनी की कल्पना थी कभी पढ़ाई करते हुए कि कभी एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाए। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर तक हमने भारत का परचम लहराया, अपना काम विस्तार किया, आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आज स्टॉक मार्केट में शेयर चलता है। ये सारा कुछ किया। पर एक बात हमेशा ध्यान करके रखा कि हमारी कंपनी का जो हेडक्वार्टर और केंद्र वो
1974 में जब कंपनी बनी, 85 में रजिस्टर हुई, तब भी पटना था। और आज कंपनी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाली एक बड़ी संस्था है। पर आज भी हमें इस बात का बहुत गौरव है कि हमारा हेडक्वार्टर आज भी पटना फ्रेजर रोड पे ही है। बहुत बड़ी बात है ये। आपने 32,000 बिहारियों को अस्थायी रूप से रोजगार दिए, साथ ही आपने 2 लाख महिलाओं की स्वयं सेवा संस्था जो है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की और आत्मनिर्भर बनाया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत रोचक कहानी है। सही करें तो ये तो हमारे पिताजी की विजन का परिणाम है कि एक बार हम लोगों ने अपना काम सिक्योरिटी क्षेत्र में और इस काम को बड़ा विस्तार कर लिया, तो एक बात परिवार में उठी कि अब बिहार के लिए भी कुछ करना चाहिए। और फिर बात आई कि अगर बिहार के आम जन तक जुड़ना है और काम करना है तो महिलाओं के बीच में काम करना चाहिए। तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी हमने बनाई, आदि चित्तूर माइक्रो फाइनेंस, ACFL। और इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने महिलाओं के बीच में काम करना शुरू किया। अगर सरल भाषा में समझे तो ये जो सरकार की जीविका दीदी वाला सिस्टम है उससे मिलता जुलता सिस्टम है, पर उसमें हमने एक बड़ा संशोधन किया। संशोधन ये किया कि जब आप जीविका दीदी की बात करती हैं तो उसमें सारी महिलाओं को जुटकर एक कोई कार्य करने का निर्णय करना पड़ता है। एक पापड़ बनाए या सिलाई करें या उस तरह का कोई एक कार्य उठाना पड़ता है। हमने वो बैरियर तोड़ा। हमने ये कहा कि अगर 10 महिलाएं गली में रहती हैं, एक दूसरे को जानती हैं, तो उसमें से भले एक सिलाई मशीन में इंटरेस्टेड हो, दूसरी ब्यूटी पार्लर के काम में इंटरेस्टेड हो, तीसरी अपना भाड़े पे गाड़ी चलवाने पे इंटरेस्टेड हो, चौथी फल वाली हो, 5वीं सब्जी वाली हो, जो भी कार्य वो कर रही हो, जब तक वो एक दूसरे की गारंटर बनने को तैयार है, हम उनको अपना अपना रोजगार करने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, उनको मासिक ऋण प्रदान करेंगे और बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी चीज को गिरवी रखवाए हुए या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हम ये काम करेंगे। और मुझे बहुत गर्व है कि आज इस माध्यम से हम बिहार की 2 लाख माताओं और बहनों को सहयोग कर रहे हैं स्वावलंबी बनने में। और अगर बात करें पटना की, तो सिर्फ पटना महानगर में आज 14,800 ऐसे परिवार हमसे जुड़े हैं जो इसका पूरा लाभ ले पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर ये। इतने लोगों को रोजगार, प्रत्येक लोगों को रोजगार मिलता है तो एक परिवार सुखी होता है। ऐसे करके कितने लोग होंगे जी। सर, ये मैं जानना चाहूंगी कि आपके जीवन का कोई ऐसा वाक्य जो आपके लिए बहुत यादगार बन गया, तो इस संदर्भ में हमें आप बताएं। वाक्य तो कई है जो आदमी के जीवन में यादगार होते हैं, कोई एक तो बताना कठिन रहेगा, लेकिन अगर मैं ध्यान करूं तो जीवन में कई टर्निंग पॉइंट आई है। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मुझे याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं अक्टूबर 2013 में गांधी मैदान में एक खूंखार रैली हुई थी मोदी जी। मैं उसकी कार्य व्यवस्था में एक सहज कार्यकर्ता के रूप में सैकड़ों लोगों के साथ लगा हुआ। मेरे हाथ में मंच के दृष्टि से कुछ छोटी बड़ी व्यवस्था थी और मुझे याद है कि मैं पहली बार जीवन में देखा कि बम फट रहे हैं। मोदी जी को मना किया गया सिक्योरिटी के द्वारा कि आप एयरपोर्ट से लौट जाइए, पर वो आए मैदान और उन्होंने मैदान में खड़े होकर भाषण दिया। और मैं उस समय मंच में पीछे कहीं कोने में खड़ा था और पहली बार गांधी मैदान में एक विशाल जन सैलाब, मेरे ख्याल से 7-8 लाख लोग से कम नहीं है, उनका जब रिस्पॉन्स देखा तो दिमाग में आया कि आदमी समाज में बहुत परिवर्तन लाने का काम कर सकता है और कहीं ना कहीं राजनीति
समाज में कार्य करने का एक माध्यम बन सकता है। भगवती की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से जीवन में कारोबार की दृष्टि से सौभाग्य रहा है, बहुत कुछ प्राप्त किया है। लेकिन अगर गिविंग बैक की बात करें कि समाज में वापस कैसे दें, तो उसको गिविंग बैक का तरीका ACFL भी है, SIS भी है, जहां रोजगार पैदा करते हैं। एक गिविंग बैक का तरीका ये भी है कि सामाजिक सक्रियता बढ़ाकर समाज से और जुड़कर समाज की समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक दृष्टि से कुछ काम करने की एक योजना बनी। तो उसी दृष्टि से मैं फिर राजनीतिक क्षेत्र में और सक्रिय हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनने का एक बड़ा दायित्व मिला है। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो युवा हैं जो भी, वो आपको अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते हैं और आप हैं भी, तो उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं मार्गदर्शक तो अपने आप को नहीं मानता। मेरे ख्याल से बिहार युवाओं का प्रदेश है। लोग कहते हैं कि इंडिया में विश्व में सबसे अधिक युवा अगर किसी देश में है तो इंडिया में है। हमारी औसत, देश की औसत आयु 35 वर्ष से कम की है। लेकिन कम लोगों को इस बात का आभास है कि भारत में भी सब प्रदेशों की तुलना में बिहार सबसे युवा प्रदेश है। यहाँ की आबादी की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। हमारे युवा मेधावी है, हर एक क्षेत्र में हो, सरकारी रोजगार के एरिया में हो, प्राइवेट बिजनेस के एरिया में हो, सॉफ्टवेयर के एरिया में हो, सिनेमा के एरिया में हो, हर एक जगत में हमारे युवाओं ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। मैं तो बस यही कहूंगा कि बिहार के भविष्य को बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो बिहार के युवा में है। कोई बाहर से आके बिहार की समस्या का समाधान नहीं करने वाला। बिहार में हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम बिहारियों को ही करना है और युवाओं को खास करके दायित्व लेना होगा। तो बिहार का युवा जो है, कई बार मुझे लगता है, मैं भी एक बार बिहार छोड़ के गया पढ़ाई की दृष्टि से। ऐसे हजारों युवा हैं जो रोजगार और पढ़ाई के लिए जाते हैं बिहार से बाहर। तो उनसे आग्रह करूंगा कि जब जीवन में सेटल हो जाए, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, तो कभी मुंह के देखना तो चाहिए कि हम अपने प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं। सब अगर बिहार को छोड़ जाएंगे तो न सिर्फ माता पिता छूट जाते हैं, परिवार छूट जाता है, कहीं न कहीं अपने प्रदेश के प्रति जो हमारा दायित्व है कहीं वो भी छूटता है। तो ये मेरा एक आग्रह रहेगा सभी युवाओं से कि इसके ऊपर थोड़ा सोचें। जो लोग अपने व्यवसाय करना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, व्यवसाय में कोई बड़ा मूल मंत्र नहीं है। मेरे को लगता है कि 2 विषय हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। जो 2 चीजों ने मुझे बहुत सहयोग किया है। पहला ये कि अपनी कन्विक्शन न छोड़े। जब हम कोई युवा कोई कारोबार में हाथ लगाता है, वो दुकान भले लगाए, वो किसी चीज की फैक्ट्री लगाए, किसी बिल्डर के काम में जुड़े, जो भी कुछ काम करे, कोई एजेंसी चलाए, तो धूप छांव होती है। अच्छा महीना जाता है, बुरा महीना होता है, तो जब आपका बुरा समय आता है तो बहुत सारे लोग आपके चारों ओर आ जाते हैं कि पहले ही बोले थे, ये मत करो, ये तो हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, ऐसे वैसे लोग सुझाव देते हैं। जिनको अनुभव नहीं रहता है वो भी सुझाव देते हैं। उस समय आदमी का जो विश्वास है, जो कन्विक्शन में ढीलने लगती है कि क्या मैंने सही किया, गलत किया। तो पहला मेरा सुझाव अपने युवा उद्योगियों से है कि अपनी कन्विक्शन किसी हालत में ना छोड़ें। जो आपने संकल्प ली है, जो प्रण ली है, वो आपकी कल्पना है, वो दूसरा नहीं देख सकता है। आपको अपनी कल्पना पे विश्वास होने की जरूरत है। अच्छा बुरा समय आते जाते रहता है। दूसरी बात, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। समय लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। गिर के ही आदमी उठता है और आगे चलना सीखता है। तो अगर उद्योग जगत में जाना है तो कहीं ना कहीं ये बात रखनी पड़ेगी, उद्योगी बनना है तो ये बात रखनी पड़ेगी कि अपनी कन्विक्शन को ना छोड़े, हताश ना हो जल्दी, और दूसरा हार्डवर्क, उसके लिए तैयार हो जाए। जीवन में कोई शॉर्टकट एक्चुअली होता नहीं। सर, आप एक युवा उद्यमी के रूप में
सामने आए हैं। साथ ही आपने हमारे बिहार के बहुत बड़े हिस्से कर सकते हैं, आप लोगों को अपने ये रोजगार मुहैया करवाया है और बहुत लोगों को अपने रोजगार उपलब्ध कराया, नौकरियां उपलब्ध करवाई और अपने रिकॉर्ड बनाया सर आत्मनिर्भर बिहार का, आत्मनिर्भर भारत का। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं उसको उस तरह से नहीं देखता। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ जहाँ पे हम रोजगार बड़ी संख्या में दे सकते हैं। हम लोगों ने ये बात भी सही है कि SIS आज बिहार की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर है, सबसे अधिक प्रोविडेंट फंड भरने वाली है, सबसे अधिक GST भरने वालों में से एक है। लेकिन विषय यह है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनने के लिए ऐसी एक नहीं, ऐसी सैकड़ों संस्थाएं चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर बिहार में कोई बदलाव चाहिए तो बदलाव ये चाहिए कि हमारे समाज में जो हीन भावना की दृष्टि से या संशय की दृष्टि से हम देखते हैं कई बार उद्यमी को, ये हमको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एक साधारण एग्जाम्पल देता हूँ। किसी के घर में अगर लड़की की शादी वादी होनी होगी, अगर लड़का सरकारी जॉब में है तो उसकी अलग डिमांड रहती है और लड़का अगर अपना बिजनेस सेट करने का प्रयास कर रहा है तो उसके बारे में लोग अलग ढंग से सोचते हैं। तो हमारे समाज में क्या है कि हम सरकारी जॉब को बहुत तवज्जो देते हैं और उद्यमिता को हम एक गर्व की दृष्टि से नहीं देखते। आप गुजरात चले जाइए, इसका ठीक विपरीत। आप गुजरात जाएंगी, आप बेंगलोर जाएंगी, आप बंबई जाएंगी, तो कोई अगर अपना व्यवसाय कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उसके लिए लोग ज्यादा उसके प्रति सम्मान के भाव रखते हैं। सरकारी जॉब के लिए भी रखते हैं, पर अपनी प्राइवेट अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी भाव रखते हैं। हमारे बिहार के मानस में ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें अपने उद्यमियों को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा और ताली बजाकर सही रूप से उनका सम्मान करके, क्योंकि रोजगार देने वाला हमेशा रोजगार मांगने वाले से बड़ा ही होता है। कोई आदमी अगर अपनी छोटी सी मोमो की दुकान में चलाता है तो भी 2-4 लोगों को रोजगार देता है। जी बिल्कुल। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि रोजगार देना, ऐसे लोग जो हमारे समाज में है रोजगारदाता, उनको सही सम्मान और स्थान समाज जब तक नहीं देगा तब तक हमारे प्रदेश में ना उद्यमिता बढ़ेगी, ना रोजगार के अवसर बढ़ने वाले। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है कि 2 चीजें हमको अपने सोच में और अपने समाज में, समाज की सोच में भी, इंडिविजुअल की सोच में भी 2 परिवर्तन करने पड़ते हैं। अगर बिहार को हमको बीमारू राज्य की कैटेगरी से निकालना है, अगर हमको बिहार को महाराष्ट्र और बेंगलोर के तरह नहीं, कम से कम यूपी के स्तर का एक विकास दिखना है, तो बिहार के युवाओं को शुरुआत करनी पड़ेगी और 2 चीजें बदलनी पड़ेगी। नंबर 1, मेरे समझ से रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला, ये हमारे युवाओं को सोचना होगा कि उनको क्या बनना है। सबको सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता और रोजगार देने वाले जो है उद्योगपति, अगर वो अन्य प्रांतों में हो सकते हैं, उद्यमी अलग प्रांतों में हो सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? आखिरकार बिहार के ही बच्चे जाके बेंगलोर, पुणे और गुड़गांव में स्टार्टअप बनाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं? बिहार को अभी बहुत कुछ हासिल करना है। हमारा बिहार
जो 1960 के दशक में एक मॉडल स्टेट था, आज पिछड़ गया है, लेकिन हमें क्षमता है कि हम पुनः एक मॉडल स्टेट बनकर उभरे। सर, आपने हमारी कार्यक्रम के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। दर्शकों, अभी आपने देखा वीरू लाल सिन्हा जी को, जिन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए, साथ ही बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।